स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अरीना में। तो आज हम बात करते हैं पहले चैप्टर के बारे में, जो है रेशो प्रोपोर्शन। रेशो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। अनुपात का जो सिंबल होता है वो होता है ये, समानुपात का जो सिंबल होता है वो होता है ये। बात आती है कि अनुपात होता है क्या। अनुपात होता है कंपैरिजन। जब भी चीज़ों के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, हम अनुपात बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए की उम्र दे रखी है 40 साल, बी की उम्र दे रखी है 50 साल। अब ये उम्र दे रखी है, इनके बीच में कंपैरिजन करना है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कितना होगा कि जो इनकी उम्र है हम कह सकते हैं कि वो किस अनुपात में है, वो है 4:5 में। ठीक है। तो अनुपात के बारे में कुछ याद नहीं रखना। अनुपात होता है क्या, अनुपात होता है बस कंपैरिजन। जब भी हम चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम अनुपात बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कंपैरिजन यानी कि अनुपात के बारे में। अब बात आती है समानुपात क्या होता है। जब दो अनुपात के बीच में कंपैरिजन कर दें तो उसी को क्या बोलते हैं, समानुपात। क्या बोला कि जब दो अनुपात के बीच में कंपैरिजन कर दे तो उसी को क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, यानी कि प्रोपोर्शन बोलते हैं। या फिर बोल दे कि वो जो चार चीजें जो दे रखी हैं वो समानुपाती हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि A/B इक्वल टू किसके हो जाए, B/C के हो जाए, या A/B इक्वल टू हो जाए C/D के हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब बात आती है, देखो मैंने लिख दिया A/B, इसको मैं लिख सकता हूं A/B। क्यों लिख सकता हूं वो देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि 4 और 12 ले लिया, दो संख्या है 4 और 12। अब इनका रेशो लेंगे तो क्या होगा, इनका रेशो 1:3 होगा। ठीक है। अब एक बात देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/12। तो यहां से भी कितना आ रहा है हमारा 1/3 आ रहा है। तो बात वही है, A/B को हम लिख सकते हैं A/B, यानी कि ये दोनों चीजें क्या हमारी बराबर हैं। ठीक है। अब बात आती है, रेशो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया। रेशो का साइन हमारा ये होता है, प्रोपोर्शन का साइन ये होता है। रेशो क्या होता है हमारा, जब भी हम चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और जब रेशो के बीच में कंपैरिजन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम समानुपात बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ टर्म आती है, देखो पहली जो टर्म है हमारी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या हमारा, डायरेक्ट रेशो। क्या आता है, डायरेक्ट रेशो, यानी कि अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात नाम से ही पता चल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। एक दूसरी टर्म और होती है इनडायरेक्ट रेशो। एक टर्म और होती है हमारी इनडायरेक्ट रेशो, यानी कि प्रतिलोम अनुपात। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। डायरेक्ट रेशो क्या होता है, डायरेक्ट रेशो वो होता है जब हम एक चीज बढ़ाए तो दूसरी चीज भी बढ़े और एक चीज घटाए तो दूसरी चीज भी घटे। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े और एक चीज के घटने से दूसरी चीज भी घटे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट रेशो बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सबको पता है कि दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। अब अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट रेशो की, तो जब हम चाल को बढ़ाएंगे तो दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। जब हम समय को बढ़ाएंगे तो दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही क्या हमारा डायरेक्ट रेशो है। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने मान ली कि किसी गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है। किसी गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है और वो किसी स्थान पर जाने में 4 घंटे लेती है। कहीं गई, वो 4 घंटे में पहुंची, तो हमारी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 80 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है। अब देखो मैंने एक बात बोली थी कि जब भी या तो चाल को बढ़ाएं या समय को बढ़ाएं, अगर ये दूरी भी बढ़ जाए तो वो क्या हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रेशो है। ठीक है। अब मैंने चाल, पहले थी चाल 20, अब चाल कर दी मैंने 40। टाइम सेम रखो एक बार, तो हमारी जो दूरी होगी वो कितनी होगी,
160 किलोमीटर की दूरी होगी। तो देखो मैंने बढ़ाई चाल तो दूरी क्या होगी, बढ़गी। पहले 80 किलोमीटर की दूरी थी और अब दूरी कितनी है, 160 किलोमीटर की दूरी है। तो यही हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने जो चाल है वो मानी सेम, पहले भी 20 थी अब भी 20 मान ली, लेकिन मैं बढ़ा देता हूं टाइम। टाइम पहले ले रही थी वो 4 घंटे, अब टाइम ले रही है 6 घंटे। तो अब जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, 120 किलोमीटर की, और पहले डिस्टेंस कितनी थी, 80 किलोमीटर की। तो बात यही है, या तो चाल को बढ़ाएं या समय को बढ़ाएं। अगर दूरी बढ़ती है तो वो क्या हमारा डायरेक्ट रेशो है। ठीक है, ये बात होगी डायरेक्ट रेशो की। अब बात आती है इनडायरेक्ट रेशो क्या होता है, यानी कि प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। इनडायरेक्ट रेशो क्या होता है, जब हम एक चीज बढ़ाएं और दूसरी चीज घट जाए, या फिर एक चीज घटाएं तो दूसरी चीज बढ़ जाए। एग्जाम्पल यही लेते हैं, सबको पता है दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। यहां से मैं चाल निकाल लेता हूं तो चाल क्या होगी, इस समय को यहां इसके नीचे ले आया तो चाल जो होगी वो होगी हमारी दूरी बटे समय। अब ये है इनडायरेक्ट, देखो कैसे है। अगर मैं समय बढ़ाऊं, अगर मैं समय बढ़ाऊंगा तो चाल क्या होगी, कम होगी। अगर मैंने समय बढ़ा दिया तो चाल क्या होगी, यहां पे कम होगी। क्यों होगी वो देखो, वही एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूरी मैंने मान ली कि 80 किलोमीटर की कोई दूरी थी और वो कहीं जाने में 4 घंटे ले रही थी। 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जा रहा था वो, तो यहां से हमारी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब पहले तो इसकी चाल आई 20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो मैं समय को बढ़ा रहा हूं, समय को मैं बढ़ा रहा हूं। दूरी हमारी वही है कि 80 किलोमीटर की दूरी थी, और समय अब की बार इसने जो लिया वो कितना लिया, पहले ले रहा था 4 घंटे, अब की बार ले लिया इसने 5 घंटे। तो यहां से जो चाल आई वो कितनी आई, 16 किलोमीटर पर घंटा। देखो पहले चाल कितनी थी, 20 किलोमीटर पर घंटा, अब चाल कितनी हुई, 16 किलोमीटर पर घंटा। तो मैंने जैसे ही समय बढ़ाया तो चाल क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। तो यही बात है, यही इनडायरेक्ट रेशो यही कहता है कि जब हम एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। एक चीज को अगर घटा देंगे तो दूसरी चीज क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी डायरेक्ट रेशो और इनडायरेक्ट रेशो की। और टर्म आती है, देखो साथ साथ उतारते रहियो, नोट्स बना लियो जिससे कि रिवीजन में आसानी हो। फिर बात आती है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो को हम हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है वर्गानुपात, यानी कि जब हम किसी चीज का वर्ग कर देंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो वर्गों के बीच में जो कंपैरिजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्गानुपात। एक एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी का जो रेशो दे रखा वो दे रखा है 2:3। ए और बी का रेशो दे रखा है 2:3। तो अब हमने निकालना है डुप्लीकेट रेशो, यानी कि वर्गानुपात निकालना है। तो इसका वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो ये जो आ गया, ये आ गया हमारा 4:9 जो आ गया वो आ गया हमारा वर्गानुपात, यानी कि डुप्लीकेट रेशो आ गया। ठीक है, फिर आता है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशो, और इसको हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। क्या बोलते हैं, घनानुपात। ये बेसिक टर्म है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। देखो ट्रिप्लीकेट रेशो यानी कि घनानुपात, जब भी हम किसी चीज का घन के बीच में कंपैरिजन होगा, जब भी चीजों के घन के बीच में कंपैरिजन होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, घनानुपात। एक एग्जांपल उठाते हैं, यही ले ले एग्जांपल कि ए और बी का रेशो दे रखा 2:3। तो अब इसका ट्रिप्लीकेट रेशो बताना है, यानी कि घनानुपात बताना। तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, और 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। तो जो 2 और 3 का जो ट्रिप्लीकेट रेशो हो गया वो कितना हो गया हमारा, 8:27 हो गया। ठीक है, अब बात आती है तीसरी टर्म पे चलते हैं हम, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, इसको बोलते हैं आधा अनुपात।
इसको बोलते हैं हम आधा अनुपात। ठीक है, यानी कि समझेंगे इस चीज को। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, मैं ले लिया ए और बी का रेशो दे रखा है 16:25 दे रखा है, तो इनका आधा अनुपात बताना है, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशो बताना है। तो सब डुप्लीकेट रेशो कुछ नहीं होता, बस इनका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहां से कितना आया इनका सब डुप्लीकेट रेशो, 4:5 आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही एक टर्म और है, एक चौथी टर्म और है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है हमारा, तिहाई अनुपात, या फिर तिहरा बोल दो। ठीक है, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं हम 27:64 कि ए और बी का रेशो जो दे रखा है वो दे रखा है 27:64, तो इसका बताना है सब ट्रिप्लिकेट रेशो। तो इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब रूट कर देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सब ट्रिप्लिकेट रेशो बोलते हैं। तो इसका कितना आ गया, 3:4 आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, रेशो पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, प्रोपोर्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर डायरेक्ट रेशो पढ़ा, फिर इनडायरेक्ट रेशो पढ़ा। ठीक है, तो जो अगली टर्म जो आती है वो देखो क्या, अगली टर्म होती है मीन प्रोपोर्शन। उसके बाद आता है, पहले इसी को कंफर्म करते हैं। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं मान लेता हूं एक रेशो हमारे पास A/B समानुपात B/C। अब इसका मतलब यही है कि समानुपात मतलब ये अनुपात और ये अनुपात क्या है, बराबर है। यहां अगर ये समानुपात का साइन लग गया ना, तो इसका मतलब यही है कि जो इसका अनुपात होगा और जो इसका अनुपात होगा वो क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें करते क्या है कि अंदर अंदर वाले की गुणा करते हैं हम और बाहर बाहर वाले की गुणा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, अंदर अंदर वाले की गुणा करनी होती है और बाहर बाहर वाले की गुणा करनी होती है। ठीक है, तो यहां से अंदर अंदर की गुणा करेंगे तो बी और बी की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ए और सी की करेंगे तो कितना आएगा, ए सी। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एक टर्म आ गया हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो अब देखो मीन प्रोपोर्शन को एक और बोल देते हैं सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यानुपात। मध्यानुपात। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बी होता है ना हमारा, ये होता है हमारा मध्यानुपात। क्या होता है ये, मध्यानुपात। ठीक है, इसी बी को बोलते हैं हमें मध्यानुपात। ठीक है, तो अब देखो किसी क्वेश्चन में दे देगा वो कि भाई इन टर्मों का क्या बताएं, मध्यानुपात बताए, तो पहली बात तो उसने पूछा क्या मध्यानुपात, तो बी की वैल्यू तो वो देगा नहीं, तो वैल्यू वो किसकी देगा, ए की और सी की। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसने दे दिया कि 9 का और 4 का क्या बताना, हमने 9 और 4 का मध्यानुपात बताना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब उसने b की वैल्यू तो पूछ रखी है, तो वैल्यू किसकी देगा, a की वैल्यू देगा और c की वैल्यू देगा। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो रख दो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणा 4, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 36। तो बी का जब भी हम स्क्वायर खत्म करना होता हो तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट करते हैं। जब स्क्वायर रूट खत्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहां अब हमने स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर से अनरूट होता है कैंसिल, वो आगे बताऊंगा कि क्यों कैंसिल होता है। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। ये सब पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, नॉर्मल टर्म में कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा मीन प्रोपोर्शन जो आया 9 का और 4 का, वो कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम इक्वेशन के अंदर पुट करें कि हमारा मीन प्रोपोर्शन 6 है, तो इसको इक्वेशन में कैसे शो करेंगे, तो वो देखो कैसे करेंगे। अब हमारे पास b की वैल्यू कितनी, 6, a की वैल्यू कितनी, 9, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6,
प्रोपोर्शन, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू कितनी 4। अब देखो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी प्रोपोर्शन का साइन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेशो है और ये रेशो है ये क्या है, हमारे इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है, यहां तो इक्वल नहीं दिख रहे तो अब इसको इक्वल करेंगे तो पहले इन दो का रेशो लेके आएंगे। इन दो का रेशो कितना आया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3:2। अब यहां और देखो, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखो यहां पे दिख रहा कुछ इक्वल कि 3:2 प्रोपोर्शन 3:2, यानी कि ये जो अनुपात है वो इक्वल टू किसके है, इस अनुपात के। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम प्रोपोर्शन। तो ध्यान रखना कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा मध्यानुपात। अब बात आती है, एक टर्म और पूछता है, वो दूसरी टर्म पूछेगा तृतीयानुपात। हिंदी में तृतीयानुपात और इंग्लिश में बोल देगा ट्रिपल रेशो। ट्रिपल रेशो बताओ, ठीक है, रेशो नहीं प्रोपोर्शन। ट्रिपल प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि तृतीयानुपात जो क्या होता है। अभी हमने एक इक्वेशन निकाली थी कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, AC क्या होता है। ये जो C होता है ना, इसी को बोलते हैं हम तृतीयानुपात। क्या बोलते हैं इसी को, तृतीयानुपात बोलते हैं। अब देखो C की वैल्यू निकालनी है तो A को क्या ले आऊं मैं, इसके नीचे। जब भी कोई चीज गुणा में होती है तो उस साइड लेके जाना होता है, तो वो हो जाती है भाग में, और भाग में है, डिवाइड में है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, ठीक है। तो यहां से C की वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो कितनी हो जाएगी, b²/a। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कुछ भी क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं कि 4 का और 6 का क्या बताए, ट्रिपल रेशो बताए, यानी कि तृतीयानुपात बताए। ट्रिपल प्रोपोर्शन बताए यानी कि तृतीयानुपात बताए। तो 4 का और 6 का इसने पूछा कि तृतीयानुपात बताए, तो पहली बात तो वो C की वैल्यू तो देगा नहीं, वो वैल्यू किसकी देगा, A की और B की। तो जो हमारी पहली वैल्यू वो A की, दूसरी वैल्यू जो वो B की, ठीक है। तो क्या कर रखा है, b²/a। तो करो b² यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और A दे रखा है तो 4, तो कितना आया, ये आ गया हमारा 9। तो जो हमारा ट्रिपल रेशो, जो ट्रिपल प्रोपोर्शन जो आ गया, यानी कि तृतीयानुपात जो आ गया, वो कितना आ गया हमारा, 9 आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार इक्वेशन में पुट करते हैं कि इसको, ये निकाल तो हमने लिया तृतीयानुपात, इसको यहां पे कैसे रखेंगे, ठीक है। हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, फिर पता करेंगे कि समानुपात ये है या नहीं है, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से हमने 9 निकाल ली, ये रटना कुछ नहीं है, बस ये इक्वेशन याद रखो। बी हमारा मध्यानुपात, सी हमारा क्या तृतीयानुपात, आगे बताऊंगा ए हमारा क्या होता है प्रथमानुपात, ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखो इक्वेशन के अंदर पुट करो एक बार इसको। ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी 6, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ए की वैल्यू 4, ठीक है। ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू दे रखी थी हमारी देखो, बात करते हैं तृतीयानुपात की। तृतीयानुपात होता क्या है, यानी कि ट्रिपल प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो ट्रिपल, एक इक्वेशन अभी हमने की थी b² = AC, पहले क्वेश्चन में की थी b² = AC, जो कि यहां से आई थी, अंदर अंदर वाले की गुणा करते हैं और बाहर बाहर वाले की गुणा करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाते हैं कि 4 का और 6 का क्या बताएं, ट्रिपल रेशो बताइए, यानी कि तृतीयानुपात बताए कि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से ये जो C होता है ना, ये क्या होता है हमारा तृतीयानुपात होता है। क्या होता है, तृतीयानुपात। अब उसने तृतीयानुपात पूछा तो C की वैल्यू तो देगा नहीं, वैल्यू किसकी देगा, A की और B की। तो पहले हम C की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से कितनी आ जाएगी b²/a। इस A को मैं इसके नीचे लिया आया तो वहां क्या बच गया, C बच गया, और यहां क्या आ गया, b²/a आ गया, ठीक है। अब वो वैल्यू किसकी देगा, C की वैल्यू तो देगा नहीं क्योंकि वो तो उसने पूछ रखा है, ठीक है। वैल्यू देगा वो A की और B की। तो यहां हमारी A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, ठीक है। तो कर दो
सी इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 36 और ए, तो यहां से जो हमारी सी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 9 आ गई, यानी कि जो हमारा तृतीय अनुपात है वो कितना हमारा थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो है हमारा 9 है। अब इस प्रोपोर्शन को एक बार इक्वेशन में रखो कि हमारा सेटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं, कि ये समानुपात आ रहा है या नहीं। तो देखो ए की वैल्यू कितनी थी 4, यहां रख रहा हूं मैं, बी की वैल्यू कितनी थी 6, समान अनुपात बी की वैल्यू कितनी 6 और सी की वैल्यू कितनी 9 जो कि हमने निकाल ली। अब फिर वही बात है, ये तो इक्वल नहीं दिख रहे, ये तो 4 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 9 है, लेकिन रेशो के अंदर अब एक बार रेशो चेक करो, यहां से जो रेशो आया वो कितना आया 2:3 और यहां से जो रेशो आया वो कितना आया 2:3। अब देखो ये कुछ दिख रहा है समान, तो यही है हमारा समान अनुपात, कि जब भी ये अनुपात और ये अनुपात जब बराबर हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं हम समान अनुपात बोलते हैं। ठीक है, बात आती है अगली टर्म, देखो फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन को बोलते हैं प्रथमानुपात। प्रथमानुपात वो इक्वेशन तो ध्यान ही रखनी है, ये इक्वेशन जो है ये सबके माइंड में होनी चाहिए। अगर ये माइंड में है तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर है, ये तृतीयानुपात, ये मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन और ये हमारा प्रथमानुपात यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब बात कर रहे हैं हम प्रथमानुपात की, तो प्रथमानुपात यानी कि ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू उसने पूछी है तो पहले ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए कितना होगा b²/c। ये याद नहीं रखना कि भाई a इक्वल टू b²/c होता है या c इक्वल टू b²/a होता है, याद सिर्फ ये रखना है कि b² इक्वल टू ac होता है। ठीक है, यहां से 3 क्वेश्चन क्लियर है, मध्यानुपात, प्रथमानुपात और तृतीयानुपात। अब उसने पूछा प्रथमानुपात, तो पहली बात तो वो a की वैल्यू तो देगा नहीं, वैल्यू किसकी देगा b की और c की। कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां इसको मान लो कि 4 का और 8 का क्या बताएं फर्स्ट प्रोपोर्शन बताए, 4 का और 8 का क्या बताए फर्स्ट प्रोपोर्शन बताए, तो वैल्यू ये किसकी देगा b की देगा, ये किसकी c की, क्योंकि a तो उसने पूछ रखा है तो यहां a तो देगा नहीं वो। ठीक है, तो करना क्या है b², a इक्वल टू b² यानी कि 8 का स्क्वायर कितना 64 64 और डिवाइड में क्या है c है, एक मिनट रुको, b² यानी कि 4 का स्क्वायर कितना 16, डिवाइड में क्या दे रखा है c दे रखा है तो c कर दो, तो यहां से जो हमारा प्रथमानुपात जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब इसको फिर वही बात है इक्वेशन में जरूर पुट करके देखना है, इक्वेशन क्या b/c। अब पुट करो, a की वैल्यू कितनी निकाल ली 2 निकाल ली, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, प्रोपोर्शन। ठीक है, b की वैल्यू फिर वही 4 है और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू इसने दे रखी है 8। फिर वही बात है, देखो ये समानुपात है या नहीं। समानुपात वो होता है जब दो अनुपात बराबर हो जाए, यानी कि a/b इक्वल टू किसके हो जाए b/c के हो जाए, या फिर बोल दे a/b इक्वल टू किसके हो जाए c/d के हो जाए। तो यही होता है हमारा समानुपात, कि जब दो अनुपात बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देखो काटो इसको 1:2 और ये कितना हो गया 1:2, तो ये बात हम कह सकते हैं कि ये क्या हमारा समानुपात है 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब बात आती है चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो चतुर्थानुपाती क्या होता है, एक इक्वेशन लेता हूं मैं कि a/b प्रोपोर्शन c/d। प्रोपोर्शन का साइन आ गया तो इसका मतलब क्या है कि a/b इक्वल टू c/d के है। ठीक है, तो अभी भी बताया था किसके अंदर होता क्या है कि अंदर अंदर वाले की गुणा होती है और बाहर बाहर वाले की गुणा होती है। ठीक है, तो bc इक्वल टू किसके हो गया ad के हो गया। ठीक है, अब
ए भी हमने पढ़ चुके, हम बी भी पढ़ चुके, सी भी पढ़ चुके। ये डी क्या है, ये डी क्या है, ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ की चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डी की वैल्यू निकालू तो वो कितनी आ गई, बी सी बाय ए आ गई। जो डी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, बी सी बाय ए। अब वो कोई भी क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि बताए कि इसका चतुर्थानुपाती है, तो क्या निकाल देंगे, किस किस की वैल्यू देगा, ए की वैल्यू देगा, बी की वैल्यू देगा और सी की वैल्यू देगा। डी की तो उसने पूछ रखी है तो ये तो वो देगा नहीं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन उठा लो। देखो 2 4 6 का क्या बताएं, 2 4 और 6 का चतुर्थानुपाती पूछ रखा है इसने, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रखा है। तो बताए वैल्यू किस किस की देगा, सीरीज वाइज चलना है, ए ये बी ये सी, क्योंकि डी की तो उसने पूछ रखी है। तो कर दो, बी की वैल्यू कितनी 4, सी की वैल्यू कितनी 6, ए की वैल्यू कितनी 2, काटो कितना आ गया 12। तो जो हमारा चतुर्थानुपाती जो आ गया वो कितना आ गया, हमारा 12 आ गया। इक्वेशन में पुट करो, ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी 4, प्रोपोर्शन सी की वैल्यू कितनी 6 और डी की वैल्यू कितनी 12। ठीक है, देखो यहां से कितना आ रहा है 1:2, यहां से कितना आ रहा है 1:2, यानी कि ये प्रोपोर्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आंसर को नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कुछ नहीं है, चेक कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हमारा जो आ गया आंसर वो कितना है 12, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और घर जाके एक बार ट्राई करना है। ठीक है, और कमेंट में इनके आंसर बताने कि इनके आंसर क्या क्या। ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं।